गुड इवनिंग दोस्तों। आज से हम नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी जैसे 8 तक की तो सभी बच्चे लगभग पढ़ लेते हैं। कंपटीशन वालों के लिए तो ये है ही रामबाण। बाकी जो नाइन्थ क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए भी 9, 10th, 11th, 12th ये 4 क्लासों के अपन एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक एक मतलब पूरे क्लास की वीडियो डालूंगी। उसमें एक क्लास में एक चैप्टर होगा पूरा, ठीक है। जैसे अपन नाइन्थ में फर्स्ट चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति, भारत की आकार स्थिति, इसके बारे में है, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर है नाइन्थ वाला। पहले नाइन्थ की पढ़ेंगे, फिर 10th की, 11th और 12th, ऐसे चारों क्लासों की अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि उनको इंग्लिश में तो पढ़ाते ही हैं स्कूल में। अब अपन हिंदी मीडियम से जो बच्चे निकले हुए इंग्लिश मीडियम में, तो उनको समझने में भी आसानी रहेगी। बाकी सब अपने स्थानीय लैंग्वेज को सब जानते हैं, तो हिंदी में अगर आप समझोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। अपन शुरू करते हैं। देखो, ये जो चैप्टर है अपना फर्स्ट चैप्टर, ये पूरा चैप्टर जितना भी है उसको मैंने पूरी थ्योरी को डायग्राम में कर लिया है। आप इसकी अगर आप इसको बनाओगे नोट्स में तो आपको एग्जाम में रिवीजन में आसानी रहेगी, और अगर ऐसे समझना है तो वैसे समझ लीजिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। चलो अब शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप अपनी जो कंपटीशन वाले हैं वो तो अपनी जो एटलस होती है वो साथ में लेके रखना, और बाकी बच्चे अपनी बुक रख लो अपने साथ में, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब इसमें सबसे पहले देखो, एक ग्लोब होता है, पृथ्वी का प्रतिरूप ग्लोब होता है। ये सब ग्लोब है। ग्लोब पर जो आड़ी रेखाएं होती हैं उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। आड़ी जिसको बीच में से गुजरती है, जिससे पृथ्वी को दो भागों में काटने वाली एकमात्र अक्षांश रेखाएं आड़ी रेखाएं, जो इसको, इस रेखा का नाम है 0 डिग्री। इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ये भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री है। ये ग्लोब को दो भागों में, यानी पृथ्वी को दो भागों में काटती है। उत्तर वाला देखो, ये दो पार्ट बन गए। उत्तर वाला है उत्तर और दक्षिण, दो पार्ट हो गए, ठीक है। ये उत्तर भाग, ये दक्षिणी भाग, ये दो पार्ट हो गए, ठीक है। ग्लोब पर जितनी भी आड़ी रेखाएं खींची जाती है, ऐसे जैसे अपन ऐसे सोते हैं, सभी लोग ऐसे ही सोते हैं, कोई है ना, तो लगभग ऐसे ही सोते हैं। तो इससे सोने वाली जो आकृति में बनते हैं, लेटने वाली जो आकृति है, आड़ी जो आकृति होती है, उस जैसे आकृति को, सभी आकृतियों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है। अक्षांश रेखाएं देखो ऐसे, ये 0 डिग्री है। अब ये सेंटर, जैसे अपन काउंटिंग करते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते हैं ना, तो ये 0 डिग्री है। ये सेंटर है अपना। सेंटर के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे 90 तक चलेगी। 90 डिग्री ऊपर, ये 90 नीचे। ऊपर भी 90 अक्षांश है और नीचे भी 90 अक्षांश है, ठीक है। तो आपको ऐसे पूछ ले कि कुल अक्षांश कितने हो गए, कुल अक्षांश कितने हैं, तो 181। कैसे हुए 181? 90, ये 90 दक्षिण में, 90 उत्तर में, प्लस एक जो भूमध्य वाला है मेन, ये टोटल मिलाएंगे 181, 181 अक्षांश है, ठीक है। अब आपको पूछ ले कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, ऐसे ही नीचे वाली साइड में भी इतनी है अक्षांश रेखाएं। अब देखो, यहाँ जो नीचे वाला 90 डिग्री, ऊपर वाला 90 डिग्री, ये दोनों एक टोट है, सिर्फ एक बिंदु के जैसे है, इनमें कोई रेखाएं नहीं है। तो इन दोनों को रेखाएं नहीं है, तो अपन ने पूछे कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, तो इन दोनों को तो काट देंगे पहले ही। तो 181 में से 2 माइनस कर दो, कितने बचेंगे? 179, यानी 179 है जो अक्षांश। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? 179, और कुल अक्षांश कितने हैं? तो वो आ जाएंगे 181, ठीक है। अक्षांश का इतना ही है। अब अपन देशांतर देखते हैं। जैसे अक्षांश है वैसे ही सेम देशांतर है। वही ग्लोब है, ये पृथ्वी का प्रतिरूप है ग्लोब। उसमें जैसे अपन ने ये अक्षांश रेखा खींची, आड़ी रेखा, उसी प्रकार एक सीधी रेखा खींचते हैं जो देशों का विभाजन करती है। इसको भी 0 डिग्री, उसको 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसको 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इसको कहते हैं ग्रीनविच रेखा। आपका नहीं चल रहा है, ग्रीनविच रेखा कहते हैं 0 डिग्री, ठीक है। ये ग्रीनविच रेखा है, इसके इस साइड और इस साइड दोनों साइड देशांतर खींचे हुए हैं, यानी ये देशों का विभाजन करते हैं। प्रत्येक देश के बीच में से कोई ना कोई देशांतर रेखाएं गुजर रही है। अब देखो 0 डिग्री, जैसे इसने इस दो पार्टों में बांटा, अक्षांश को उत्तर में 2 पार्टों में बांट दिया 0 डिग्री ने, यानी भूमध्य ने, वैसे ही ये ग्रीनविच है। भारत में इस ग्रीनविच का नाम 82.5 है, 82.5 डिग्री। लेकिन ये जो ग्लोब पर है, ग्लोब पर इसे 0 डिग्री या ग्रीनविच के नाम से जानते हैं। अपन ग्लोब में देख रहे हैं सबसे पहले, तो ग्लोब में 0 डिग्री है।
अब ये देखो, जैसे ये देशांतर रेखा खींची अपन ने, 0 डिग्री खींची, तो इसने दो पार्टों में बांट दिया ग्लोब को। एक ये वाला ये पार्ट, एक वाला ये पार्ट, दो पार्ट हो गए। इधर वाला कौन सा हो गया, ये वाला हो गया पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध, पूर्व पश्चिम हो गया। अब देखो यार, देशांतर पूर्व के साइड भी अपन ने 180 रेखा खींच दी, 180 देशांतर खींच दिए, और पश्चिम में भी अपने टोटल 180 देशांतर खींच दिए। तो कुल देशांतर कितने हो गए, 180 प्लस 180 बराबर 360, यानी कुल देशांतर कितने हो गए, 360। अब आपको ऐसे पूछ ले कि पूर्व में कुल कितने देशांतर है, ग्लोब के पूर्व में कुल कितने देशांतर है, तो 180, पश्चिम में पूछे तो भी 180, और ग्लोब पर कुल कितने देशांतर रेखाएं हैं, तो 360 देशांतर। ठीक है, अक्षांश देशांतर में इतना ही था। अब अपन देखते हैं इसके आगे, जैसे अपन ने अक्षांश भी खींच लिए, देशांतर भी खींच ली। अब ग्लोब में दिशा अपन को पता होना चाहिए कि ये कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा है। जैसे ये ग्लोब बनाया, यही 0 डिग्री ग्रीनविच, और वापस ये वाली खींची भूमध्य रेखा, ये पार्टीशन कर रही है दो बार में, भूमध्य रेखा। ठीक है, ये दोनों हो गई। अब देखो, ये वाली साइड थी अपनी उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये थी। जैसे इतना इतना पार्ट उत्तर में था तो उत्तरी, ये वाला पार्ट दक्षिण में है तो ये दक्षिणी, इधर वाला पूर्व में तो है पूर्वी, और इधर वाला पश्चिम में है तो पश्चिमी। ये 4 पार्ट हो गए, इसके ग्लोब के 4 पार्ट हो गए। लेकिन अगर आपको पूछे ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा, तो 4 भाग दिख रहे हैं अपन को अलग अलग, तो इनका नाम भी तो होना चाहिए। तो अपन को ये पता चलेगा इन दिशाओं के आधार पर। इनमें मेनली ये 2 दिशाओं का है, एक तो उत्तर का, एक दक्षिण का। जैसे भी जब भी अपन ने दिशाओं का मतलब दिशाओं का नाम रखा, तो सबसे पहले इन 2 दिशाओं को मैन रखा था, उत्तर और दक्षिण। तो जो मैन लीड में होता है उनका नाम पहले लेते हैं। जैसे अपने दादा और पापा में से मैन लीड में कौन है, दादाजी, तो उन दादाजी का नाम अपन पहले लेंगे। ये दोनों अपने दादाजी है, ठीक है, और ये पापा जी है। तो अब दादाजी का नाम पहले आएगा। तो अगर आपको ये दिशा, इस वाली दिशा का नाम पूछे, जैसे इस दिशा का नाम पूछे, तो अपन दिशा का नाम लेंगे। तो सबसे पहले दादाजी का नाम यानी उत्तर, फिर पापा जी कौन से, पूर्व, तो उत्तर पूर्व। तो ये दिशा कौन सी हो गई, उत्तर पूर्व। वैसे ही अगर इसमें लेंगे तो ये कौन सी हो जाएगी, दक्षिण और पूर्व। ठीक है, ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। ठीक है, ऐसे हो जाएगी ये दिशा। ठीक है, चारों दिशाओं का पता चल गया अपन को दिशा। अब देखो, जैसे ही अपन ने 4 डॉट बनाए, इन चारों का नाम भी अपन को निकालने हैं। तो इन चारों के नाम है इन दिशाओं के आधार पर देंगे। जो बार वाला नाम है वो अंदर की साइड ट्रांसफर कर दो, क्योंकि ये दिशाओं का अब ये पता आप उनको गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध है, ये पश्चिमी गोलार्ध है। ठीक है, तो जैसे ही अपन ने दिशा निकाली, वैसे ही देखो ये उत्तर में है, ये वाला पार्ट उत्तर में, ये पूर्व में। तो दोनों में कौन सा आ रहा है, इनमें से ये वाला आ रहा है। ये उत्तर में भी आ रहा है, पूर्व वाले में भी आ रहा है। ठीक है, तो इसका नाम इसी के आधार पर लग देंगे, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। समझ गए नाम कैसे निकाला? या तो इसको दिशा के आधार पर नाम दे दिया, जैसे उत्तरी पूर्वी दिशा दिया ना, इसी को उत्तर पूर्व में आ रही है क्योंकि दोनों साइड में है। या फिर आप ऐसे कर लो, क्योंकि उत्तर में भी आ रहा है, देखो ये उत्तर में आया उत्तर में। अब इसको वैसे ही डिफाइन करेंगे तो ये पूर्व साइड में आएगा। अब ये दोनों आए हैं पूर्व में, ये दोनों आए उत्तर में, तो इन दोनों में से कॉमन जो है वो एक ये है कि ये दोनों में आया है। ठीक है, तो इसका नाम हो गया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, ये इसी प्रकार ऐसे इस वाले का नाम निकालेंगे तो ये वाला हिस्सा कौन से में, दक्षिण में, ये कौन सा है, पूर्व में। तो ये इस गोलार्ध का नाम कौन सा होगा, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। इसका नाम हो गया दक्षिणी पूर्वी। ठीक है, उसी प्रकार ये उत्तर में है, ये पश्चिम में है। पश्चिमी तो इस वाला साइड, इस वाला पूर्व तो इस वाला पश्चिम है। तो इस पश्चिम वाली साइड का ये वाला उत्तर में है, ये वाला ऊपर वाला उत्तर है, ये वाला पश्चिम है। तो ये उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। फिर ये दक्षिण में है तो दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। ये चारों गोलार्धों के नाम हो गई। ठीक है, अब अपन को निकालना है इंडिया की स्थिति, अपना भारत कहाँ पे है इसमें से। ठीक है, इतनी स्थिति समझ में आई। अब अपन भारत में चलते हैं। चलो, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं।
ये ग्लोब बनाया, ग्लोब में वही रेखाएं खींची, ये वाला उत्तरी दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये चार्ट बनाया। अपना इंडिया इस गोलार्ध में है, इस वाले साइड में है, यानी इस गोलार्ध का क्या नाम हुआ? अभी आपने दिशा का नाम तो आपको पता है, उत्तरी पूर्वी दिशा है। वही उत्तरी पूर्वी दिशा के आधार पर इस गोलार्ध का नाम क्या हो जाएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है ये। अब देखो, जैसे अपने अक्षांश रेखाएं खींची, आड़ी रेखाएं ऐसे निकलती निकलती 0 डिग्री थी, ये 0 से धीरे धीरे आगे बढ़े आगे बढ़े, ये अपना इंडिया मानो, यहाँ अपना इंडिया है। ठीक है, क्योंकि इस साइड में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो कहीं न कहीं बना लो, कहीं भी बना लो इस साइड में। जैसे आपको फिर तो अपन अक्षांश खींच लेंगे, उससे आधार पर पता चल जाएगा आपको कहाँ से है, लेकिन आप ऐसे ही सपोज यहाँ बना लिया एक बार आपने। ठीक है, बना लिया। अब आपने अक्षांश रेखाएं खींची, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे करते करते 90 डिग्री तक आपको पहुंचना है। वैसे ही नीचे 90 डिग्री पहुंचे, तो अब आप 90 डिग्री पहुंचे, उसमें बीच में एक ऐसी स्थिति आई जो इंडिया के टच हो रही थी। एक डिग्री, एक मतलब अक्षांश ऐसा भी आया जो इंडिया के दक्षिणी कोने पर टच हो रहा था। जब अपन 8 डिग्री और 4 मिनट पे पहुंचे ना, तब अपन इंडिया के दक्षिणी हिस्से में टच हो रहे थे। ठीक है, इधर से जैसे 8 डिग्री 4 मिनट ये निकल रहा है, 8 डिग्री ये निकला, 8 डिग्री 4 मिनट इसके टच होके निकला है। ठीक है, तो ये निकल गया। अब आगे और बढ़ो, धीरे धीरे और बढ़े और बढ़े। एक पॉइंट ऐसा भी आया जो अपन उत्तर वाले हिस्से को भी टच कर रहे हैं। ठीक है, वो नाम था 37 डिग्री 6 मिनट, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, क्योंकि ये उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश ही आएगा। ठीक है, ये अक्षांश जैसे उत्तर और दक्षिण, उत्तरी अक्षांश है तो उत्तरी अक्षांश आ जाएगा दोनों में, क्योंकि ये दोनों ही उत्तर में ही है, उत्तरी गोलार्ध में ही तो है। देखो ये उत्तर में है दोनों, दक्षिण में तो है ही नहीं दोनों, इंडिया पूरा ही उत्तर में ही है, तो दोनों में उत्तरी अक्षांश आ जाएगा। ठीक है, ये भी उत्तरी अक्षांश आ जाएगा, ये भी उत्तरी अक्षांश आ जाएगा। तो अपना जो भारत है, अपना इंडिया है, वो किन गोलार्धों के मध्य स्थित है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो, अब ये समझ में आ गया आपकी स्टोरी कि इतने गोलार्धों के बीच है। ठीक है, अब उसके आगे अपन ने देशांतरों का विभाजन किया है, देशों का विभाजन किया। जैसे ग्रीनविच रेखा अपन ने खींची, उसके बाद इस ग्रीनविच में से 1 2 जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे जैसे आगे आगे बढ़ते गए, अपन को 180 देशांतर इधर निकालने, 180 इधर निकाले। तो 180 निकालने के लिए अपन इस साइड से चले, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब अपने इंडिया के वापस टच होंगे, इस साइड से भी देशांतर में भी टच होंगे। तो जब इस साइड से निकलेगा लगभग 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर जब अपन पहुंचेंगे तो ये इंडिया के टच होके निकलेगा। ठीक है, तो अपना पूर्व जो देशांतर है वो कौन सा है? इंडिया की पूर्व साइड में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, उसी साइड बाद में आगे निकले ऐसे 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ऐसे निकलते निकलते आगे आए, तो एक पॉइंट ऐसा आया जब आई 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, ये आया तब अपने जो इंडिया का पूर्वी साइड है उसके टच होके निकला। ठीक है, तो अपना अक्षांश और देशांतरी विस्तार का पता चला कहाँ से है, कैसे है, ये याद बाद में हो जाएगा, पहले आपको पता तो चल गया कि कैसे अपनी स्थिति निकाल रहे हैं अपनी। ठीक है, ये स्थिति निकाल ली, अब अपन इसको याद करते हैं किस प्रकार से है क्या नहीं है, पूरी याद करते हैं। इतना पता चल गया, मिटा देते हैं इसको। चलो, अब आप बनाते हैं छोटा सा इंडिया का मैप बना लेते हैं। जैसे कि ये अपना इंडिया है। ठीक है, ये श्रीलंका है। आपके जितने सिलेबस में दे रखा है मैं उतनी चीज़ें बता रही हूँ, थोड़ी बहुत कोई एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत बता रही हूँ, बाकी उतनी चीज़ें बता रही हूँ। ठीक है, पूरी चीज़ों के लिए आपको क्लास के वीडियो देखने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें तो मैं उतनी चीज़ें पढ़ाऊँगी आपको जितने आपके सिलेबस में दे रखी है, क्योंकि 8th वाले बच्चे ज़्यादा पढ़ के वो करेंगे भी क्या, भी उनके जितना सिलेबस में उनका ज़्यादा और हो जाएगा, इसलिए उनकी जितने सिलेबस में उतना बता रही हूँ। ठीक है, तो अभी आपके यहाँ से एक रेखा गुजरी थी दक्षिणी गोलार्ध से, ये एक यहाँ से गुजरी थी अक्षांश रेखाएं, एक यहाँ से गुजरी थी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो भारत कितने अक्षांशों के बीच है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के उत्तरी अक्षांश तो आपको लिखना ही है साथ में, उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश।
भारत है जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ठीक है, दोनों के बीच में आ गया ना, इन अक्षांशों के बीच बीच में स्थित है ये। तो भारत कौन से अक्षांशों के मध्य स्थित है, अगर एग्जाम में आएगा भारत कौन से अक्षांशों के मध्य स्थित है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है भारत। ठीक है, वैसे अपनी देशांतरी विस्तार देखते हैं। तो देशांतर में अब अक्षांश रेखाएं तो आडी खींची जाती है, आपको पता है। तो ऐसी जो रेखाएं पूछ रहा है यानी अक्षांशों की बातें कर रहा है, तो अपन अक्षांशों के आधार पर कौन से में है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है, इन दोनों के मध्य अपना इंडिया यहाँ स्थित है लगभग। ठीक है, इन दोनों के बीच में है अक्षांश में। तो अब अपन ऐसे देशांतरों की बात करते हैं। ऐसे देशांतर में तो अपना इंडिया जो है कितने देशांतरों के मध्य है, ऐसे देखना है अपन को, यानी इस साइड में और इस साइड में कौन कौन से देशांतर गुजर रहे हैं। तो इस साइड जैसे पश्चिमी वाला हिस्सा है उसमें अपने 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री इधर से गुजर रहा है, उसका नाम है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। देशांतरीय विस्तार कौन सा है, अक्षांशीय विस्तार तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य है। अब देशांतरीय विस्तार पूछे तो अपना देशांतरीय विस्तार कौन सा आएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य है। ठीक है, अपने इंडिया का जो देशांतरीय विस्तार है वो इतना है, समझ में है। अब आप अक्षांश और देशांतर तो हो गए। ठीक है, अब अपन के जो जैसे अक्षांश और देशांतर है, ये उन दोनों को, ये अक्षांश है, चलो इन अक्षांशों को मिलाती है एक रेखा है जो इंडिया को 2 पार्टों में काटती है। ये बताओ, ये एक रेखा गुजर रही है इधर से जो इंडिया को लगभग 2 पार्टों में बराबर भागों में काट देगी। उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में काटती है। इस रेखा का नंबर मतलब नाम क्या है, वैसे नाम तो कर्क रेखा होगा लेकिन नंबरिंग भी ये तो है, जैसे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, वैसे ही कर्क रेखा है, ये भी अक्षांश ही तो 8 डी है, तो अक्षांश है, तो इसके भी कोई नंबर तो होंगे, कोई ना कोई नंबर जरूर होंगे। तो इसका नंबर है 23.5 डिग्री, ये उत्तरी अक्षांश आएगा ये भी। ठीक है, तो ऐसे पूछे कि 23.5 डिग्री इंडिया के कौन से भाग से निकलते हो, लगभग मध्य भाग से निकलती है। ठीक है, ये कर्क रेखा, ये जो इंडिया के 8 देशों में से 8 राज्यों में से निकलती है, इंडिया के 8 राज्य के अंदर से गुजरती है। ठीक है, इनको याद करना है तो इनकी वाली ट्रिक आपको देखनी पड़ेगी, अगले जो वीडियो डाल रखे हैं उनमें इनको कौन से राज्य में इसकी कितनी दूरी निकलती है, कौन कौन से क्या निकलती है, वो सब उनमें समझा रखा है। यहाँ आपके इतना ज़्यादा है नहीं तो मैं इसको इतना ही बताऊँगी। ठीक है, इसके बाद में आपके सिलेबस में दे रखा है इसकी लंबाई चौड़ाई, इंडिया की लंबाई कितनी है, चौड़ाई क्या है, क्षेत्रफल क्या है, वो बता रखा है। अक्षांश, ये कर्क रेखा आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखो इंडिया ये अपना भारत है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है इसकी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की चौड़ाई कितनी है, यानी कितना तो चौड़ा है कितना लंबा है, ये पूछा है। तो इसकी लंबाई देखने से अपन को ज़्यादा लंबा लग रहा है, ये छोटा चौड़ा तो कम ही लग रहा है, लंबा ज़्यादा लग रहा है। तो इसकी लंबाई होगी 3214 किलोमीटर और चौड़ाई होगी 2933 किलोमीटर। 32 14 29 33 ऐसे, वैसे नंबर में ऐसे याद कर लो, 32 14 29 33। अब देखो याद तो आपने सबने कर लिया, 32 14 और 29 33, ये दोनों आपको नंबर तो याद हो गए। ठीक है, आगे किलोमीटर तो आएगा ही, पता ही है। 32 14 और 29 33, ये नंबर तो आपको लगभग रट लिया आपने कैसे भी करके। अब आपको ये नहीं पता चल रहा है कि इसमें लंबाई कौन सी है, चौड़ाई कौन सी है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। चलो आप भूल गए एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, जैसे ये नंबर दिखे आपको करना है इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली बड़ी है, तो मतलब इंडिया की लंबाई ज़्यादा होगी, तो ये तो वाली हो जाएगी 32 14 वाली। ठीक है, लंबाई कितनी होगी 3214 किलोमीटर, और जो कम वाली संख्या यानी 29 33 वाली, ये वाली, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2933 किलोमीटर, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, ये इंडिया की चौड़ाई। अब इसका क्षेत्रफल यानी इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, कितने भाग पर है ये। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी जो इंडिया है ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
इसको सही बोले तो 32,87,263 वर्ग किमी, लाख वर्ग किमी, इतने वाले क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। ठीक है, अपना इंडिया है जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी इसका एरिया है ना, मतलब इतनी दूर में ये फैला हुआ है, ये बताया इसमें। ठीक है, और इसमें विश्व की कुल जनसंख्या का, यानी अपना जो वर्ल्ड है पूरा विश्व है, उसकी कुल जनसंख्या का 2.4% जनसंख्या इसमें निवास करती है। कुल क्षेत्रफल पे, इसके कुल क्षेत्रफल पे 2.4%, यानी पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या है ना, उसका 2.4% अपने इंडिया में रह रही है। ठीक है, ये इसमें बताया है। इतना हो गया। अब उसके आगे अपन करेंगे इसके, ये तो आ गया होगा सबके समझ में, शायद नहीं आए तो आप बता देना मेरे को कि मेरे को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, आप जल्दी बोलते हो, धीरे बोलते हो, कुछ और समझना है, कुछ भी जो भी आपके इश्यू हो वो बता देना। ठीक है, और आपका बताने का एक ही तरीका है भाई, मेरे तक आपकी आवाज़ पहुंचाने का, कमेंट। ठीक है, और आपको कितने दिनों में वीडियो चाहिए, जल्दी चाहिए, धीरे चाहिए, वो भी आपको बता देना है, क्योंकि आप, मैं वीडियो तभी बनाऊंगी जब आपका इंटरेस्ट होगा। ऐसे मैं वीडियो बनाती रहूँ, आपका इंटरेस्ट है ही नहीं, तो फिर मैं इतनी मेहनत नहीं कर पाऊँगी। आप जितना इंटरेस्ट दिखाओगे वीडियो में, मैं उतनी ही अच्छे से वीडियो आपके जल्दी वीडियो डाल पाऊँगी। ठीक है, अब इंटरेस्ट का मतलब आप समझ रहे हो। ठीक है, अब देखो अपने इंडिया, यहाँ ये फैला हुआ अपना इंडिया है। ठीक है, इसके नीचे आपको पता है इधर पानी है, अपना इंडिया के दोनों साइड नीचे पानी है। इधर कौन सी है, अरब सागर, और इस साइड है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये वाला क्षेत्र है। तो देखो अपने इंडिया के गुजरात से लगभग पानी शुरू हो जाए नीचे, गुजरात के नीचे वाला क्षेत्र से, और इधर इधर जो बांग्लादेश है, इधर से भी पानी है। इसके नीचे वाले क्षेत्र है, उन सब में पानी है, और ऊपर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भूमि है, यानी स्थल है। इधर वाला भाग में तो स्थल है, और नीचे वाले में जल है। ये वाला चीज़ समझ में आ रही है आपको, यानी इधर तो जमीन का एरिया, यहाँ पर निवास करने वाला, इधर निवास तो इधर वाले क्षेत्र में भी कर रहे हैं, इसमें नहीं कर रहे, इस वाले क्षेत्र में तो कर ही रहे हैं अंदर वाली, लेकिन ये वाले हैं जो पानी से टच हो रहे हैं। ठीक है, उधर वाले हैं जो जमीन से ही टच हो रहे हैं। ठीक है, तो अपन का जो इंडिया का स्थलीय क्षेत्र है ना, कितना भाग है जो स्थलीय सीमा लगा रहा है, अपना इंडिया का कितना भाग है जो स्थलीय सीमा लगा रहा है, और कितना भाग है जो जलीय सीमा लगा रहा है। तो आपको पता है जलीय सीमा तो थोड़े दूर में लगा रहा है, ज़्यादा दूर में नहीं लगा रहा है, ज़्यादा एरिया ये वाला है। ठीक है, तो ये वाला एरिया ज़्यादा है, यानी जो भी संख्या आएगी उसमें बड़ी वाली जो संख्या होगी वो स्थल वाले भाग की निकालेंगे अपन, और जो छोटी संख्या होगी वो जल वाली भाग की निकालेंगे। ठीक है, तो इनमें दो आंकड़े, इसमें भी जो स्थल वाले भाग की संख्या है उसका 15,200 किलोमीटर एरिया में ये सीमा लगा रहा है। ठीक है, 15,200 है, और इधर वाला के है, इधर वाले जो जलीय भाग की है वो 7,516.6 किलोमीटर की सीमा लगा रहा है। ठीक है, जलीय भाग की कितने लगा रहा है, 7516.6 किलोमीटर, और स्थलीय भाग की लगा रहा है 15,200 किलोमीटर की सीमा लगा रहा है। ठीक है, अब ये जो 15,200 है ये कितने देशों के साथ लगा रहा है, तो ये लगभग 7 देशों के साथ सीमा लगा रहा है। ठीक है, अब 7 देश कौन कौन से हैं, देखो इसमें पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, इधर चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ठीक है, बांग्लादेश, ये वाले जो 7 देश हैं उनके साथ स्थलीय सीमा लगा रहा है, और जलीय सिर्फ 2 के साथ लगा रहा है। तो ये यहाँ पे उनका श्रीलंका है, उससे यहाँ पर एक द्वीप और है उसके साथ। ठीक है, इन 2 के साथ क्या लगा रहा है, अपनी जलीय सीमा लगा रहा है इंडिया। ठीक है, ऐसे तो इधर एक और द्वीप है अंडमान निकोबार वाला, लेकिन उससे सीमा नहीं लग रही है क्योंकि ये बहुत दूर पड़ रहा है। अपना आ रहा है तो ये है दक्षिणी क्षेत्र में, अंडमान निकोबार को गिनते हैं अपन, क्योंकि जो दक्षिणतम बिंदु अपना अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट ही तो है अपना, लेकिन ये जलीय सीमा लग नहीं है, इसकी सीमा टच नहीं हो रही है, जो सीमा से काफ़ी दूर है, इसलिए इसकी जलीय सीमा भी नहीं लग रही है। ठीक है, इतना आपको पता चल रहा है। अब देखो अपना जो इंडिया है, अपना भारत है, इसका क्षेत्रफल लगभग 32,87,000 आपने अभी पढ़ा था, है ना, ये था। ये कौन से देश से छोटा है, कौन से देशों से बड़ा है, आपको पता हो, कौन से नंबर का देश है अपना विश्व में बड़े देशों में, इससे पहले और कौन से कितने बड़े देश और निकल है, तो इससे पहले 6 बड़े देश और है, 7वां बड़ा देश है अपना इंडिया। ठीक है ना, 7वां बड़ा देश है। इन ये 7 बड़े देश और कौन कौन से हैं, ये 6 बड़े देश और कौन कौन से, उनके नाम अपन याद करेंगे। ठीक है, तो वो बड़े देश कौन कौन से, एक तो रूस आएगा, एक कनाडा आएगा,
एक अमेरिका आएगा, पहला कौन सा है, रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, अमेरिका, उसके बाद में है चीन, फिर ब्राज़ील, उसके बाद में है ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद है भारत। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी 7वां बड़ा देश है। इसकी अगर आपको ऐसे नहीं याद हो तो अपन ट्रिक बना लेते हैं। इसका ट्रिक बनाएंगे, रुक ए चीन, बारी ऑस्ट्रेलिया भारत की साइलेंट रह जाएगा। रुक से रूस हो जाएगा, कैसे कनाडा, ऐसे अमेरिका, रुक ए चीन, बारी ऑस्ट्रेलिया भारत की, यानी रूस को बोल रहा है कि अभी रुको, रुक ए चीन, चीन को रोकने के लिए बोल रहा है, रुक ए चीन, बारी ऑस्ट्रेलिया भारत की। रूस, कैसे कनाडा, ऐसे अमेरिका, चीन से, चीन खुद चीन है ही, बारी से ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया और भारत से खुद भारत आ ही जाएगा, यानी भारत 7वें नंबर पर है। इससे पहले 6 देश और बड़े हैं, तो उन 6 देशों को याद करने के लिए रुक ए चीन, अब बारी ऑस्ट्रेलिया भारत की। ठीक है, अपन ने इतना सारा पढ़ लिया है, लगभग चैप्टर कंप्लीट होने वाला ही है। इतने सारे ये जो है, इतने नोट्स में आपका लगभग पूरा चैप्टर आ रहा है, थोड़े बहुत और बचे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसके नोट्स बना सको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आपके जो स्वेज नहर है उसके बारे में दे रखा है, आपके एग्जाम को बुक में दे रखा है स्वेज नहर। स्वेज नहर की स्थापना हुई थी वो 1869 में हुई थी, जो भारत और यूरोप के बीच है। अब विश्व का मैप आप देखना, यूरोप कहाँ है, भारत कहाँ है। ठीक है, ये जो आप छोटा मैप आता है वो ले आना, उससे देख लोगे। ठीक है, अगर आपको नहीं मिले तो मैं एटलस से कल दिखा दूंगी आपको। तो इसकी स्थापना कब, स्वेज नहर की स्थापना कब हुई थी, 1869 में हुई थी, जो भारत और यूरोप के मध्य। इस नहर के बनने के बाद में लगभग जो भारत से यूरोप के मध्य जाने का रास्ता है वो 7000 किलोमीटर दूरी है ना, वो कम हो गई थी। इससे पहले अपन को घूम के जाना पड़ता था। जैसे मानो ये अपना भारत है, जैसे कि अपन बना लेते हैं कि ये अपना भारत है, बीच में यहाँ पर पानी वानी है और यहाँ पर यूरोप है। तो अपन यहाँ से, अगर पानी से रास्ता था नहीं तो स्थल से या तो यहाँ से जाओ, या फिर बीच में यहाँ अफ्रीका भी अपना, तो घूम के इधर से जाते थे ऐसे। ठीक है, ऐसे जाते थे। अब क्या किया, ये एक नहर बनाने के बाद में यहाँ बीच में नहर बना दी और ये रास्ता बना दिया। स्वेज नहर बनाने के बाद में ये रास्ता बना दिया, तो अब सीधा अपन यहाँ से चले जाते। तो लगभग ये दूरी है घूमने की, ये कम हो गई है। इधर से जाते तभी टाइम लगता था, ये वाली तो बिल्कुल ज़्यादा दूर पर थी। तो ये 7000 किलोमीटर का जो रास्ता था, मतलब दूरी थी, वो कम हो गई है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। इसके बाद में इसमें याद करने जैसा और कुछ नहीं बचा, सिर्फ आप एक बार चैप्टर को पढ़ लेना। लगभग उम्मीद है आपको सारा समझ में आ गया होगा। अब कल अपन अगला चैप्टर पढ़ेंगे, भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा हार्ड है, ध्यान से पढ़िएगा। अब कल करेंगे आगे।